हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक वाइट लाइट आपको यहाँ पे अभी ग्रीन स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसके लिए रियली सॉरी। मैं मेक श्योर करूँगा कि वहाँ पर नहीं लिखूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल रहे। वो एक्चुअली बोर्ड और लाइट इस तरीके से लगी कि वो अवॉइड नहीं हो पा रही है फॉर रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई विल मेक श्योर कि वो बीच में वेन एवर आई एम राइटिंग डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करे। सो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो लेक्चर आपको मैं इसके प्रोवाइड करूँगा, एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। रजिस्टर्स अपने ओपन कर लो, बिकॉज विदाउट नोटिंग इट डाउन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग। थ्योरेटिकल बातें जो लिखवाऊंगा ये भी नोट डाउन करोगे आप सब, और जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट करवाऊंगा वो तो आपको साथ साथ नोट डाउन करना ही रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरेटिकल पार्ट। हेडिंग डालेंगे सारे स्टूडेंट्स, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज द हेडिंग ऑफ द टॉपिक। हाउ डू वी एक्सप्रेस इट एज, एक कैपिटल ई बनाएंगे और उसके नीचे ऐसे डी लिख देंगे। दैट्स हाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिप्रेजेंटेड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्लीज राइट इट डाउन। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ change in demand of the commodity, demand of the commodity due to change in factor affecting demand। फैक्टर एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, तो ब्रैकेट में एस लिख दो, प्लूरल और सिंगुलर दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए। So change in factors affecting demand. So this is how we have to express elasticity of demand in form of definition. तो कितनी डिग्री चेंज की हुई है, कितना रिस्पॉन्ड करा है डिमांड ने अगर उसके किसी फैक्टर में चेंज आया है, इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी डेफिनेशन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और लिख दूं ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो इसी डेफिनेशन को हम क्या नाम दे देंगे? दिस इज द डेफिनेशन फॉर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस फॉर द कमोडिटी। मतलब सिंपली डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हाउ मच डिमांड रिस्पॉन्ड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दिस फिनोमिना इज सेड टू बी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। बिकॉज यू ऑल आर इन 11th स्टैंडर्ड, मेनली जो टारगेट ऑडियंस इस वीडियो के लिए है वो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के अकॉर्डिंगली ही आपको पढ़ाया जाएगा। सो वी कैन से दैट फॉर 11th क्लास पर्पसेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, क्योंकि जो मेन फैक्टर हम यहाँ पर चेंज करेंगे डिमांड का वो प्राइस होगा। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एंड दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड। बट विच फैक्टर डू वी हैव टू कंसीडर फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस ऑफ इलास्टिसिटी? दैट इज प्राइस। सो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के बारे में हम बात करेंगे। 5 टाइप की इलास्टिसिटी होती है। फर्स्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिक। कौन सी इलास्टिसिटी होती है जी? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज डिमांड में। आप सबने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, प्राइस कम होता है डिमांड एक्सपैंड होती है। उसी रूल की हेल्प से प्राइस इज इन रुपीस, क्वांटिटी डिमांड इज इन यूनिट्स। प्राइस को कम करेंगे, डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। सपोज करते हैं कि मिल्क 50 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा था, अब उसका प्राइस 50% से कम हो गया, 25 रुपये पर लीटर मिलना स्टार्ट हो गया। आप पहले 2 लीटर मिल्क खरीदते थे, पर प्राइस कितने परसेंट से रिड्यूस हुआ है? बाय 50%, हाफ हो गया। डिमांड कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी? 50% से। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल मैं जो अभी फिलहाल ले रहा हूँ वो यूनिटरी इलास्टिक का लेना चाहता हूँ। यूनिटरी मतलब 1, यहाँ पर यूनिट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइक इफ देयर इज सर्टेन चेंज इन प्राइस, द सेम परसेंटेज चेंज विल बी देयर इन डिमांड फॉर द कमोडिटी। मिल्क का प्राइस अगर हाफ हो गया ना, तो आप उसकी डिमांड हाफ से बढ़ा दोगे। अब 2 का हाफ कितना होता है? 1, तो 1 और आप मिल्क परचेज करोगे तो टोटल मिल्क हो गया 3 लीटर्स। अगर ये 4 हो जाता तो 100% का इंक्रीज हो जाता। तो 2 से 4 में तो जो 2 का डिफरेंस है वो 100% है। 2 का 100% कितना होता है? 2, बट 2 का 50% कितना होता है? 1। तो मैंने जब प्राइस में 50% का रिडक्शन कराए तो डिमांड में भी तो 50% का इंक्रीज करेंगे, सो दैट वी कैन शो यूनिटरी इलास्टिक।
So there is a formula for calculating elasticity of demand that says first you should know the percentage change. Now ये जो triangle मैंने draw करा है it is delta that represents change. Percentage change in quantity demand due to percentage change in price of the commodity. कितने परसेंटेज से डिमांड इंक्रीज हुई है 50% से, तो ये पॉजिटिव 50, बट प्राइस कितने परसेंटेज से रिड्यूस हुआ है 50, तो उसके लिए -50 टू रिप्रेजेंट कि प्राइस हैज रिड्यूस बाय 50%. 50 डिवाइड बाय 50 विल गिव यू -1. दैट शोज कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ उसी परसेंटेज चेंज से डिमांड ने भी रिस्पॉन्ड करा है इस पर्टिकुलर थ्योरी में. सो दैट इज व्हेन डिमांड विल बी यूनिटरी इलास्टिक. एंड हाउ टू एक्सप्रेस इट ऑन द डायग्राम, जस्ट रिमेंबर द रूल, डिमांड विल ऑलवेज बी ऑन एक्स एक्सिस. जैसे क्वांटिटी होती है ना किसी भी चीज़ की, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी डिमांड, ये सारी जो क्वांटिटी रहती है जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्स एक्सिस पर पुट करी जाती है, एंड जो उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम वाई एक्सिस पे पुट करते हैं. डिमांड इज ऑफ 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर एंड देन 5 लीटर. प्राइस ऑफ मिल्क 10 रुपीज़ पर लीटर, 20, 30. So we have the values right here. Now if you will see, initially the price of milk was 50 rupees per liter when consumer was having 2 liters. तो 50 पे आप 2 मार्क कर दो, थोड़ा सा आगे की तरफ मार्क होगा. And then at 25 rupees of price, consumer is buying 3 liters of milk. तो 25 will lie between 20 and 30, somewhere like this. So your demand will go like this. Now this is a unitary elastic demand curve, and we generally call it as a rectangular hyperbola. There is a reason for that. 50 के प्राइस पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा था कितनी यूनिट्स, 2, एक रेक्टेंगल बन गया देखो. अब वो 30 के प्राइस पे डिमांड कर रहा है कितने मिल्क, 25 के प्राइस पे, सॉरी 25 के प्राइस पे इज डिमांडिंग 3 लीटर्स ऑफ मिल्क. प्राइस हैज रिड्यूस्ड बाय 50%, डिमांड हैज इंक्रीज्ड बाय 50%. द एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स विल कम आउट टू बी द सेम. जो दोनों रेक्टेंगल का एरिया आएगा ना वो सेम निकल कर आएगा. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू एक्चुअली कैलकुलेटिंग द एरिया, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द शेप ऑफ द डिमांड कर्व, दैट इज rectangular hyperbola. When the demand curve is unitary elastic, the shape becomes rectangular hyperbola and the elasticity of demand will come out to be -1. So elasticity of demand will be -1 and then the shape of demand curve will be rectangular hyperbola. When percentage change in demand is equal to percentage change in price. पहले प्राइस में चेंज हुआ, उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज हुआ वो बिल्कुल बराबर था. नेक्स्ट, मोर देन यूनिट इलास्टिक, मतलब 1 से आंसर अब की बार ज़्यादा आएगा. सो वी विल कॉल इट एज मोर देन यूनिट इलास्टिक. मोर देन यूनिट इलास्टिक में डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, मोर लिखा है तो प्राइस रुपीज़ में, क्वांटिटी डिमांड यूनिट में. एक लग्जरी कार इमेजिन करो जो 10 लाख रुपए की मिल रही थी और उसके खरीदने वाले 1000 लोग थे, बट अब उस कार का प्राइस कम होकर हो गया 8 लाख रुपए, 20% से प्राइस कम हो गया. ठीक है, वैल्यूज़ ये आप इमेजिन करना लैक्स में है. ठीक है, 20% से प्राइस कम हो गया है. डिमांड उसकी कार की 2000 लोगों ने करनी शुरू कर दी तो डिमांड बढ़ गई 100% से. कैन यू सी द मैसिव इंक्रीज इन द डिमांड चेंज. सो एग्जांपल हो गया लग्जरी आइटम, लाइक कार आप बोल सकते हो, लग्जरी गुड लाइक कार. सो हाउ विल द डिमांड कर्व रिस्पॉन्ड. डिमांड में तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, प्राइस से ज़्यादा चेंज डिमांड में आया. सो क्वांटिटी डिमांड इज इन यूनिट्स, प्राइस इज इन रुपीज़. सो प्राइस 2, 4, 6 से 10 में ले लेते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 10 लाख. यहाँ पर अब यूनिट बेशक लिख देना कि ये लाख में है. क्वांटिटी डिमांड पहले ले रहे थे 500 लोग, 1000, 1500, 2000. ठीक है, इतनी डिमांड में चेंज आया ना. 10 लाख के प्राइस पे 1000 बुकिंग हो रही थी कार की, और 8 लाख के प्राइस पे 2000 कार की बुकिंग हो रही है. नोटिस कर रहे हो कितना फ्लैट चेंज आ रहा है डिमांड में. तो 10 लाख के प्राइस पे 1000 लोगों की बुकिंग आई थी, 8 लाख के प्राइस पे 2000 लोगों की. प्राइस में ज़रा सा चेंज है, बट आप डिमांड का चेंज खुद ऑब्जर्व कर लो कितना ज़्यादा हुआ है. इन दिस केस डिमांड कर्व इज़ एक्चुअली फ्लैटर. फ्लैट होगी ना, थोड़ी सी फ्लैट जा रही है, ऐसे जा रही है ना, फ्लैट जा रही है लाइक दिस. और पीछे जो थी उसमें रेक्टेंगल बन रहे थे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें ये फ्लैट जा रही है. सो वी विल कॉल इट एज फ्लैटर. याद रखने का तरीका, मोर में आर आता है, फ्लैटर में भी आर आता है. बाकी आप अगर इसको स्किल्स के साथ याद रख सकते हो, उसके रीज़न के साथ, तो और बेटर बात है. ये तो आपका हो गया मोर. तीसरा, लेस देन यूनिट इलास्टिक.
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेसेसिटीज़ में है और उनकी डिमांड पे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि मैंने आपको इसमें इलास्टिसिटी तो कैलकुलेट करके दिखाई नहीं थी। सो इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड कितने परसेंट से बढ़ी थी? 100% से कार की डिमांड बढ़ी है। जब इसका प्राइस डिक्रीज हुआ था कितने परसेंटेज से? 20% से, तो -20 यहाँ पर आ जाएगा। सो कितने टाइम्स रिस्पॉन्ड करा है डिमांड ने? 5 टाइम्स। कितना रिस्पॉन्ड है? 5 टाइम है। 20 को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो 5 के साथ, 20 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 100। दैट मीन्स की डिमांड हैज रिस्पॉन्डेड 5 टाइम्स द चेंज इन प्राइस। प्राइस 20% से कम हुआ कार का, बट लोगों ने डिमांड उसकी 100% से इंक्रीज करी। दैट इज 5 टाइम्स द चेंज इन प्राइस। अब लेस में मतलब समझ जाओ कि जो भी आंसर निकल कर आएगा वो 1 से कम निकल कर आने वाला है। यहाँ पे जो आंसर था वो 1 से ज़्यादा आपका है, 5 की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। अब मुझे ये कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि सर ये तो -5 है, 5 नहीं है। क्यों मैंने ऐसी बात बोली? क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड एक्सपैंड करेगी, और अगर प्राइस इंक्रीज होता तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करती। मतलब दोनों में से किसी एक परसेंटेज के साथ नेगेटिव साइन एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, दोनों में से किसी में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो अलग बात है, बट अगर नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन होगा तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होने की वजह से जो चीज़ कम हो रही है उसके साथ नेगेटिव साइन आना नेचुरल है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि माइनस साइन के आगे क्या लिखा है। अगर माइनस के आगे 1 लिखा है तो यूनिटरी इलास्टिक, बट माइनस के आगे जो भी वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है तो मोर देन यूनिट इलास्टिक। मतलब समझ जाना कि डिमांड ने ज़्यादा चेंज करा एज कम्पेयर टू प्राइस। बट अब जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ जिसमें डिमांड कम रिस्पॉन्ड करेगी, लाइक कोई नेसेसिटी है। सपोज करते हैं कि IRCTC वालों ने रेलवे के फेयर कम कर दिए कुछ टाइम के लिए, तो क्या बहुत लोग टिकट खरीदना शुरू कर देंगे? सपोज करो कि लोकेशन ए से लोकेशन बी पर जाने की टिकट मिलती थी 100 रुपीज़ की, और ट्रैवल करने वाले थे, सपोज कर लेते हैं हम, कितने लोग? 10 लोग थे। एग्जाम्पल लिया, ज़्यादा सीरियसली मत लेना। अब टिकट का प्राइस बहुत कम हो गया, 50% से कम कर दिया उन्होंने, आधा प्राइस कर दिया। तो उसका मतलब ये है कि बहुत लोग जाना शुरू कर देंगे। 12 लोग हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई, तो 20% से डिमांड बढ़ी है जब प्राइस 50% से कम हो गया है। प्राइस कम हुआ है 50% से, बट क्योंकि ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, तो इस केस में बेटा ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं आता है डिमांड में, बिकॉज आप उतना ही कंज्यूम करोगे जितनी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कुछ लोगों ने कहा चलो घूमने फिरने चलते हैं, तो 2 लोग ज़्यादा ने फेयर टिकट करवा ली, बट जनरली 10 पैसेंजर जाते थे जब 100 रुपीज़ का फेयर था। अब 50 रुपीज़ पे बहुत इंक्रीज़ नहीं हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने के लिए मिला। तो आंसर आप देखोगे इसमें अगर कैलकुलेट करोगे तो 20 को जब आप 50 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी लेस देन 1, 0.4 आएगा। उस पर भी हम बात करेंगे, पर पहले डायग्राम इसका देख लेंगे। डिमांड विल बी ऑन योर एक्स एक्सिस एंड अगेन प्राइस विल बी ऑन योर वाई एक्सिस। नाउ इन दिस क्वेश्चन प्राइस में हम लेंगे 25, 50, 100, 125 एंड 150। इतना जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। नॉट डिमांड के लिए हम ले लेते हैं 2 में 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ध्यान से देखो, 100 रुपीज़ के प्राइस पे 10 टिकट की सेल हो रही थी, 100 के प्राइस पे 10 टिकट्स वर बीइंग सोल्ड। नाउ एट द प्राइस ऑफ 50, 12 टिकट्स आर बीइंग सोल्ड। आप देख रहे हो कितनी स्टीप है, मतलब खड़ी हुई है एक जगह पे। सो दैट्स वाई डिमांड कर्व इन केस ऑफ लेस इज क्वाइट स्टीपर। याद रखने का तरीका SS। व्हाट डज इट मीन? कि डिमांड का आंसर 1 से कम आएगा इलास्टिसिटी का। फॉर्मूला परसेंटेज डिमांड के चेंज का, डिनोमिनेटर में प्राइस के चेंज का। डिमांड हमारी इंक्रीज हुई है जी 20% से, तो न्यूमरेटर में डाल दो 20, इंक्रीज हुई है तो प्लस रहेगा। प्राइस कितने परसेंट से कम हुआ है जी? 50% से प्राइस कम हो गया, तो यहाँ पर आप -50 डाल दो। ये जी आपका कैंसिल हो जाएगा, 2/5 माइनस 0.4 विच इज लेस देन 1। दैट्स वाई वी कॉल इट एज यूनिटरी इलास्टिक। अब -0.4 में माइनस मत देखो, आप सिर्फ 0.4 की तरफ देखो, इट इज लेस देन 1। आप जब 50 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से तब निकल कर आता है 20। सो दैट इज द इलास्टिसिटी इन केस ऑफ नेसेसिटीज। लोग डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं व्हेन देयर इज सर्टेन चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इज इट अंडरस्टूड? सो वी हैव डिस्कस्ड 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। पहले यूनिटरी, जितना चेंज प्राइस में उतना चेंज डिमांड में। जनरली ये उन कमोडिटीज़ के साथ हो रहे हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, लाइक मिल्क। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट मोर देन यूनिट इलास्टिक, कि अगर प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में उससे भी ज़्यादा चेंज आएगा। एग्जाम्पल लग्जरी आइटम। देन लेस देन यूनिट इलास्टिक, प्राइस में चेंज काफ़ी ज़्यादा आ गया बट डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया। एग्जाम्पल नेसेसिटीज़। नंबर 4,
परफेक्टली इलास्टिक, इसके एग्जांपल्स नहीं होते वैसे ऑनेस्टली, क्योंकि प्राइस उतना ही है, डिमांड ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट कर रही है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि प्राइस ऑफ अ चॉकलेट इज गिवन टू अस, price of a chocolate is given to us as 10 and consumer was demanding 2 chocolates. Now again at price 2 he is demanding, let's suppose, 3 chocolates. It could be 1, it could be 4, it could be 0. So demand is responding automatically. आप देख रहे हो डिमांड में कितना यहाँ पर चेंज हुआ है, 50% से डिमांड बढ़ गई, बट प्राइस में कितना चेंज था, 0%. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट सेज परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. फिर डिमांड तो 50 से बढ़ी है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया. Anything divided by 0 cannot be calculated. Some people call it not defined, some people call it infinity. And how does the demand curve will look like? It will be parallel to x-axis. Price is on y-axis, demand is on x-axis. So for demand it is 2 and 3, 3, 4, 5. Price के लिए हम ले लेते हैं 5, 10, 15 and 20. So when the price was 10, consumer was having 2 chocolates. At the price of 10 again, consumer is having 3 chocolates. So it will go somewhat like this, कभी आगे कभी पीछे. So in this situation, demand curve is parallel to x-axis and answer is coming out to be not defined. So नहीं define हो सकती demand when we are into perfectly elastic demand curve. And for this shape, you can either say horizontal line, सीधी line ऐसी है, या फिर x के parallel है. कुछ भी लिख दो, ठीक है. थोड़ा बड़ा करके लिखना है तो parallel to एक्स एक्सिस, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होगी. नेक्स्ट लास्ट वन टू बी वेरी क्लियर, परफेक्टली इन इलास्टिक, कि डिमांड चेंज ही नहीं होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक. अब इसीलिए मैंने कहा था कि इसके एग्जांपल नहीं है, क्योंकि आप खुद देखो कि कंज्यूमर डिफरेंट टेस्ट के होते हैं, डिफरेंट प्रेफरेंसेस के होते हैं. कभी कोई कंज्यूमर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर देता है, कभी कोई किसी की डिमांड कम कर देता है, तो इट रेगुलरली फ्लक्चुएट्स. मोस्ट ऑफ द टीचर्स गिव एग्जांपल्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो प्राइस इनका कांस्टेंट रहता है, कहीं पर भी जाके खरीद लो, ज़्यादा डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा. तो कुछ लोग ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, कुछ लोग कम क्वांटिटी लेते हैं. तो डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, कभी भी कुछ भी हो जाती है. और प्राइस लेवल्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते नहीं है जनरली इन क्रॉप्स में, ठीक है. देन वी हैव परफेक्टली इन इलास्टिक, दैट सेज कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी, बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक है. अब लेट्स सपोज कि आप 20 रुपीज़ के प्राइस पे परचेज कर रहे थे 2 चॉकलेट्स, अब प्राइस 40 हो गया, तो भी आपने कहा कि मैं चॉकलेट तो 2 ही लूँगा या लूँगी, बिकॉज ये मेरी प्रेफरेंस है, मेरी फेवरेट चॉकलेट है. तो इसमें चेंज कुछ भी नहीं आया डिमांड में, बट प्राइस आपका 100% से इनफैक्ट बढ़ गया था. सो व्हेन यू विल कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ विल बी द परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैलकुलेटेड? 0% है ही नहीं, निकाल ही नहीं सकते. प्राइस यहाँ 100 से हुआ है, अब न्यूमरेटर ही 0 हो गया, तो आंसर विल कम आउट टू बी 0, बिकॉज अल्टीमेटली यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 0 into 1/100. एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाइड बाई 0 विल गिव यू 0. सो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आपका 0 निकल कर आता है, बिकॉज डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक. हाउ टू मेक द डिमांड कर्व? ये वाई एक्सेस के पैरेलल आएगी. प्राइस ऑन वाई एक्सेस, क्वांटिटी डिमांड ऑन एक्स एक्सेस. डिमांड के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5. प्राइस के लिए 10, 20, 30, 40 में ले लेते हैं वैल्यूज. सो एट 20 रुपीज़ प्राइस, कंज्यूमर वॉज हैविंग 2 चॉकलेट्स. नाउ एट 40 रुपीज़ प्राइस, कंज्यूमर इज अगेन हैविंग 2 चॉकलेट्स. तो ऐसी डिमांड का बन गई, इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो द शेप ऑफ डिमांड कर्व इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक इज एक्चुअली पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है जी, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें. जो वैल्यू आपकी पहले डिमांड की थी वही वैल्यू इट इज स्टिल अनचेंज, बिकॉज कंज्यूमर को उसका कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस है, फेवरेबल टेस्ट है कुछ ज़्यादा ही. तो कंज्यूमर जितनी डिमांड कर रहा था 20 के प्राइस पे, उतनी ही डिमांड वो कर रहा है 40 रुपीज़ के प्राइस में, उसमें कोई चेंज नहीं है. एक टेबल बनाए सारी वैल्यूज़ का फटाफट से, भी मीटिंग को बंद मत करना. अभी जो लेक्चर देख रहे हो लास्ट में एक टेबल बनाएंगे सारे स्टूडेंट्स. यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पर हम लिखेंगे उसकी वैल्यू जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं, मोर पॉपुलरली डिग्री ही बोला जाता है. एंड देन लास्टली वी विल टॉक अबाउट द शेप कैसी होती है. ठीक है, एक एक करके बात करते हैं टाइप्स की, वैल्यूज़ की एंड शेप की. सबसे पहले हमने कौन सा वाला बेटा करा था? यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी में क्या होता है? शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, भी शॉर्ट में लिख दूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम्स आउट टू बी 1 और -1, डजंट मैटर.
more than unit elastic, also called as elasticity being elastic, answer will come out to be more than 1 and your shape will be flatter. ठीक है, more में R से याद रख लो, flatter. And then we talked about less than unit elastic, also called as inelastic at times. ये demand ने ज़्यादा respond नहीं करा. Answer will come out to be less than 1 and less में आप याद रखोगे steeper. मैंने वहाँ पर less लिखा नहीं, कोई बात नहीं. अगर less than unit elastic होगा तो less में steeper रहती है demand curve. And then we talked about perfectly elastic. Perfectly elastic में आपका आंसर नहीं कैलकुलेट हो पाएगा. And then shape is parallel to x-axis or you can say horizontal line. Then last में we had a word about perfectly inelastic. I से याद रख लो, I है ना, कैपिटल I ऐसे दिखता है ना, तो शेप भी ऐसे आएगी. So in that sense आंसर विल बी 0 एंड यू विल से कि ये वर्टिकल है, मतलब खड़ी हुई लाइन होती है, स्टैंडिंग होती है. फाइन, उसको स्लीपिंग बोल सकते हो, उसको स्टैंडिंग बोल सकते हो. स्लीपिंग इज हॉरिजॉन्टल वन, स्टैंडिंग वन इज द वर्टिकल वन. सो नाउ आई बिलीव यू आर क्लियर विद द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज. सो इसमें आंसर 1 आएगा. जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज डिमांड में. इसमें डिमांड में परसेंटेज वाइज ज़्यादा चेंज है, इसमें परसेंटेज वाइज प्राइस में ज़्यादा चेंज है. इसमें प्राइस में चेंज ही नहीं है, सिर्फ डिमांड में चेंज है, और इसमें डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है. तो आप लोग चाहो तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. इसको ना आप लोगों को नोट डाउन करना है. मेन यही है इस पूरी क्लास का समराइज्ड पार्ट. सो किसी भी बच्चे को किसी भी इलास्टिसिटी में कोई डाउट डिफिकल्टी है, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.